हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की एमआरएस अकाउंटेंट की क्लासेस चल रही थी, उसमें काफ़ी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ पहले भी। आप लोग के एग्जाम की क्योंकि डेट आ गई है, क्या डेट है तो एक अलग से सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है कि क्या डेट है, क्या शिफ्ट में आपका एग्जाम होना है। तो आप लोग भी उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन तो हो गई होगी, रिविजन स्टार्ट कर दिया होगा। आज की वीडियो में कुछ बच्चे कह रहे थे कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो सिर्फ आज की वीडियो में आपके इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही हैं जो कि एग्जाम में आपके आ सकते हैं या उसके जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे कि जो बैड डेट या प्रोविजन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। या फिर जो रेशन आफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आज की वीडियो में वही आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसी होती है इसको बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो लाइक जरूर कर दिया करिए। फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। 31 मार्च 2019 को कुल देनदार 25,000 रुपए है तथा अप्राप्त ऋण क्या है, 1,000 का है। यदि देनदारों पर छूट की दर 2% तथा प्राप्त ऋण के लिए प्रावधान की दर 5% हो तो देनदारों पर छूट की राशि होगी। On 31st March 2019, total debtors are rupees 25,000 and bad debts are rupees 1,000. So if rate of discount on debtors is 2% and the rate of provision for bad debts is 5%, then the amount of discount on debtors will be 456, 425, 480, 500। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या बताया है, टोटल डेटर बता दिए हैं कि कितने हैं, 25,000 के हैं और जो बैड डेप्ट है कितना है, 1,000 का है। अगर जो रेट ऑफ डिस्काउंट होगा डेटर्स पर 2% का हो और रेट ऑफ प्रोविजन जो है बैड डेट पर 5% का हो, तो आपको बताना है कि कितना डिस्काउंट दिया गया है डेटर्स को। जो 2% के दे रखा है कि डिस्काउंट है डेटर्स को, तो आपको यही निकालना है कि कितना निकल करके आंसर आपका आएगा। ये 2% कितना अमाउंट होगा आपको ये निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन एक एग्जाम में आया हुआ ही है, असिस्टेंट अकाउंटेंट के ही। तो इसको कैसे निकाला जाएगा आइए देखें। इजी सा है, लेकिन अगर आपको सही नहीं पता कि कहाँ पर से क्या चीज अमाउंट निकालना है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें निकालने होते हैं नेट क्रेडिटर्स जो होंगे। नेट क्रेडिटर्स निकालने के लिए क्या करना है कि जो क्रेडिटर्स आपके टोटल दे रखे हैं कितने, 25,000। सबसे पहले आप टोटल डेटर्स लिख लीजिए जो क्वेश्चन में आपके दे रखे हो। जरूरी नहीं है अमाउंट हो, कुछ और भी हो सकता है। अलग अलग क्वेश्चंस आपके बनते हैं, बहुत मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं तो कुछ भी दे सकता है एग्जाम में। कोशिश करिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर लीजिए। 25,000 के हैं, 25,000 लिख लीजिए। फीस है तो यहाँ पे फीस डाल देते हैं ऊपर। अब उसमें से हम लेस करेंगे जो बैड डेट आपके क्वेश्चन में एग्जैक्टली बता रखे हैं कि बैड डेट कितने के हैं। तो बैड डेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1,000 का दे रखा है कि अप्राप्त ऋण है, बैड डेट है, अब रिकवर नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता, तो बैड डेट को हम यहाँ पर क्या करते हैं, सीधे सीधे लेस कर देते हैं। तो बैड डेट को हम 1,000 के लेस कर देंगे। 25,000 में से 1,000 लेस हो जाएंगे, आपके कितना अमाउंट आएगा, 24,000 का आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, एक पॉइंट आपको क्वेश्चन बताया है कि जो अप्राप्त ऋण के लिए प्रावधान है वो 5% का करना है। रेट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट इज ₹5। रेट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट इज 5%। तो प्रोविजन करेंगे कितने पर करेंगे, यही पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या करते हैं डायरेक्ट 25,000 पे कर देते हैं। नहीं, आपको 24,000 पे करना है क्योंकि बैड डेट हमें लेस कर देना है क्योंकि वो रिकवर हो ही नहीं सकते। तो इसको हम लेस कर देंगे तो 24,000 पे करना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और बन जाएगा, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट। एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिए क्योंकि कॉमर्स का रूल ये होता है कि आपको सब कुछ लिखना होता है। यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट 24,000 पर कितने परसेंट निकालना है, 5% निकालना है। सॉल्व करिए कितना हो जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 2 0 यहाँ पर चले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, उसके बाद 2 टाइम्स जाएगा 10 और 2 आ जाएगा 12। 1200 के क्या हो जाएंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट हो जाएगा। लेस कर लीजिए इसको भी, कितना आ जाएगा लेस करने पर, 22,800। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आया
जो नेट डेटर थे वो निकल करके आ गए। अब नेट डेटर जब हमारे निकल करके आ गए हैं तो इसी नेट डेटर पर हमें क्या निकालना है, इसी नेट डेटर पर हमको निकालना होगा जो हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि देनदारों पर छूट कितनी दी जाती है, 2% की दी जाती है, तो वो हम निकालेंगे। तो डिस्काउंट निकालने के लिए अमाउंट हमको पता चल गया है 22,800 का कितने परसेंट निकालना है, 2% निकालना है। परसेंटेज में है तो अपॉन में 100 आ जाएगा, 0 चले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 8 टाइम्स जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आएगा। 2 टाइम्स जाएगा, एक आपका कैरी में था तो आ जाएगा 5, फिर आएगा 4, 456 यानी कि 456 रुपीज आ जाएंगे आपके। क्या होगा, जो डिस्काउंट देना था डेटर्स को 456 रुपए का। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन निकालना होता है। यहाँ पर मैंने आपको समझाया तो टाइम लगा, अगर आपको जो आता होगा कि कैसे क्या प्रोसीजर है, कैसे निकालना है, तो वहाँ पर आप ओरल भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक आसानी से ओरल निकल आएगा आपका। प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। बैड डेट से आपका न्यूमेरिकल अगर पूछता है तो यही क्वेश्चन इसी तरह से ही बनेंगे, तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले बैड डेट अगर क्वेश्चन में दे रखा हो लेस कर लीजिएगा, प्रोविजन दे रखा होगा, जो आपने बैड डेट लेस करके अमाउंट आया है उस पर प्रोविजन निकाल के जो है लेस कर दीजिएगा। नेट डेटर आ जाएंगे, नेट डेटर पर आने के बाद जितना भी डिस्काउंट कहेगा वो आपको दे देना है, निकल करके हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपसे नेट क्रेडिटर की राशि टोटल पूछता है तो उसको इसमें से भी लेस कर दिया जाता है, जो हमारी निकल करके आया है उसमें से भी हम लेस कर देंगे तो हमारा आंसर करेक्टली आ जाएगा। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देनदार है 40,000 के, प्राप्य पत्र है 20,000 के, उधार विक्रय है 2,50,000 का, विक्रय वापसी है 10,000 की, देय पत्र है 10,000 के, औसत वसूली अवधि होगी डेटर्स ₹40,000, बिल्स रिसीवेबल ₹20,000, क्रेडिट सेल ₹2,50,000, सेल्स रिटर्न है 10,000 की, बिल्स पेबल है 10,000 के। द एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ। यहाँ पर आपको निकालना है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना निकल करके आएगा यहाँ पर आपको। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में किस तरह का आंसर पूछ रहा है, डेज में पूछ रहा है कि मंथ में पूछ रहा है। यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस दे रखे हैं वहाँ पर मंथ में है, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा इंटू 12 करना है। आइए देखें इसका क्या फॉर्मूला होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का एवरेज कलेक्शन पीरियड का, एवरेज डेटर्स रिसीवेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू, जैसे मैंने बताया था कि अगर डेज में आंसर होता तो 365 करना है, मंथ में आंसर अगर दे रखे होंगे ऑप्शंस में आपके तो 12 करना है, मंथ में थे तो हम यहाँ पर 12 करेंगे। निकालने के लिए क्या करना है, जो एवरेज डेटर, क्योंकि क्वेश्चन में आपका एक ही पॉइंट दे रखा था, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों डेटर बताए जाएंगे तो वहां पर आपको क्या करना है, ओपनिंग जो दे रखा होगा उसमें से हम क्लोजिंग उसको ऐड करके अपॉन 2 कर लेते हैं तो हमारे एवरेज डेटर निकल आते हैं। इसी तरह रिसीवेबल में भी किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में आपके डायरेक्ट एक ही पॉइंट दे रखा है तो उसको एज इट इज हम लिख लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे। नेट क्रेडिट सेल में एक चीज ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन में आपके सेल्स रिटर्न दे रखा है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि उधार विक्रय बताया है, नेट क्रेडिट सेल बताई है। क्वेश्चन में अगर आपके टोटल सेल बताई होती वहां पर आपको ये बताता कि 70% या 30%, 50% क्रेडिट सेल है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, जो सेल हम करते हैं जैसे कि नॉर्मली कोई भी विक्रय करता है तो वहाँ पर कुछ पोर्शन आपकी जो है क्रेडिट में होती है, उधार बिक्री होती है, कुछ क्या होती है कैश सेल होती है। तो यहाँ पर सिर्फ जो क्रेडिट निकाला जाता है, ये औसत वसूली अवधि, वो सिर्फ क्रेडिट पर ही निकलती है। तो यहाँ पर क्योंकि आपके क्वेश्चन में एज इट इज उधार ही बताया है, क्रेडिट सेल ही बताया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट इसी से ही निकल आएगा। लेकिन हम यहाँ पर सेल्स रिटर्न जो दे रखी है 10,000 की उसको लेस करेंगे, तो 2,50,000 की 2,50,000 की हमारी सेल है और उसमें से लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न, तो कितनी आ जाएगी 2,40,000 आ जाएगी नेट क्रेडिट सेल। तो ज़रा ध्यान में रखिएगा, ये सही सब चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, अगर लेस करने में आपने भूल गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 2,40,000 हो जाएगा इंटू 12 हो जाएगा, ऐड कर लिए 60,000 अपॉन 2,40,000 इंटू 12, सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 चले जाएंगे, ये चारों चले जाएंगे, आप इधर से डिवाइड करिएगा तो 2 बार जाता है 2 आ जाएगा, यहाँ से लेस कर दी, यहाँ से डिवाइड कर दिया जाएगा 3 मंथ। बहुत इजी होता है कैलकुलेशन में, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा उसको तोड़ तोड़ कर करिए, इजी हो जाता है, बहुत मुश्किल नहीं होता कैलकुलेशन करना। आंसर कितना आ जाएगा 3 मंथ आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में 3 मंथ आंसर दे रखा था। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है आपका बी,
वहाँ पर 3 मंथ है ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न की सूचनाओं से अशोध एवं संदिग्ध ऋण संचय की गणना कीजिए। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, तो क्वेश्चन देख के आप लोग डरना चाहिए कि इतना बड़ा सा क्वेश्चन से कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी सा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रखा है। देनदार दे रखे हैं 3200 के अशोध अपलिखित किया जाना है, यानी कि जो 3200 3200 का दे रखा है अमाउंट, ये क्या है, इसको हमने डायरेक्ट बैड डेट मान लिया गया है, इसे रिटर्न ऑफ किया जाएगा। उसके बाद जो डेटर एन है 8000 के, इनका 70% क्या है, वसूल होने का अनुमान है। 70% इनसे मिल सकता है, 30% नहीं मिलेगा, अनुमान है कि ना मिले। फिर है जो डेटर ओ दे रखे हैं 6000 का है, इनका 60% मिल सकता है, यानी कि 40% क्या रिमेनिंग होगा कि शायद अनुमान है कि ना मिले। और उसके बाद जो डेटर पी है 4000 की इनकी दे रखी है, और उनसे क्या पॉइंट दे रखा है कि आर्थिक स्थिति इनकी खराब है, फाइनेंशियल कंडीशन वेरी पुअर, नो रिकवरी इज लाइकली, यानी कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, आशंका नहीं है। तो आइए देखें तो किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहीं पर डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, तो ज़्यादा कैलकुलेशन कुछ नहीं है। यहाँ पर क्योंकि डायरेक्टली बताया हुआ है कि अपलिखित किया जाना है, रिटर्न ऑफ किया जाना है, इसका मतलब इसके लिए हमें कोई भी प्रोविजन नहीं करना, क्योंकि हमको पहले ही पता है कि जिसको रिटर्न ऑफ करना है उसको सीधे सीधे घटा दिया जाएगा, तो उसके लिए प्रोविजन हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट बैड डेट के नाम से हम अपने अकाउंट्स में दिखाएंगे। दूसरे जो एन है, एन में 8000 में से 70% 70% क्या होगा, वसूल हो जाएगा, तो कितना रिमेन बचा, इनका कितना बचेगा 30%। 30% पे हम क्या करेंगे, क्योंकि 30% पे डाउट है कि मिलेगा कि नहीं, उस 30% का हम प्रोविजन करेंगे। तो 8000 का 30% अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 में अगर आप 30% कैलकुलेशन करें, अगर निकाल रहे हैं तो 0 से 0 जाएगा, 2 0 यहाँ पर बच जाएंगे आपके, कितना आ जाएगा 2400, 24 तो आ जाएगा, सीधे से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 टाइम जाएगा 8 को, तो आ जाएगा 24, तो 2400 हो जाएगा। जो डेटर ओ है उसमें कह रहा है कि 60% वसूल होने का अनुमान है, तो कितना रिमेन हो गया 40%। 40% पे डाउट है कि मिले या ना मिले, तो उस 40% का क्या करना है, हमको प्रोविजन करना है। इसको भी ऐसे ही निकाल लेंगे, 6000 हो जाएगा इंटू 40%, फिर वही होगा कि 2 0 आपके कट जाएंगे। अब 2 0 यहाँ पर रिमेन होंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 2400 ही आएगा, 2400। जो डेटर पी है उसमें क्या कहा है कि आर्थिक स्थिति खराब है, तो कुछ भी मिलने की इनको क्या है, कोई भी उम्मीद नहीं है कि कुछ भी रिकवर हो पाएगा, तो इस सबका ही हमको क्या करना है, प्रोविजन करना पड़ेगा। तो यहाँ से पूरा अमाउंट 100% क्या होगा इनका, 100% पूरा पूरा हमको प्रोविजन करना है। तो यहाँ पर पूरा पूरा जो है 4000 लिख लीजिए। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमको पता चल जाएगा कितना हमें प्रोविजन करना है। ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 8800। इसका ही हमको क्या करना है पूरा, और इसका ही क्या करना है, हमको प्रोविजन करना है। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है जो ए पॉइंट है ऑप्शन ए, वो दे रखा है, तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखने में क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, होते नहीं, अगर आपको पता हो स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन होते हैं। अगर डायरेक्ट कह रखा है कि अपलिखित करना है, रिटर्न ऑफ करना, तो बैड डेट के नाम से डायरेक्ट दिखा दिया जाएगा, क्योंकि पता है कि आपको मिलने की पूरा कंफर्म हो गया है कि अभी आपको मिलेगा ही नहीं, तो एक तरह से ये पूरा बैड डेट बन गया है। हम प्रोविजन उसका करते हैं जहां पर हमको डाउट होता है, जिसमें डाउट है, जैसे कि यहाँ पर 70% मिल जाएगा, 30% का डाउट था, तो उस डाउट के लिए हमने प्रोविजन किया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर डायरेक्ट बताएगा तो उसको नहीं लीजिएगा, जो भी आप में कह रहा है कि यहाँ पर डाउट है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको आपको उसका परसेंटेज निकालना होगा, जैसा क्वेश्चन में आपके बताएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि चालू अनुपात 2.5 तथा कार्यशील पूंजी 90,000 हो तो चालू संपत्तियों का मूल्य होगा। If current ratio is 2.5, working capital is rupees 90,000, then the value of current asset would be 60,000, 1,35,000, 1,50,000, 2,25,000। तो क्वेश्चन में यहाँ पर बताया है
कि जो करंट रेशियो है 2.5 का है, वर्किंग कैपिटल 90,000 की है और करंट एसेट आपको निकालनी है। इजी है, टफ नहीं है। यहाँ पर आपको एक बात पता है कि जो वर्किंग कैपिटल होती है, कार्यशील पूंजी होती है, कैसे निकलती है? जो करंट एसेट होती है उसमें से हम जब करंट लायबिलिटी को लेस कर देते हैं, जैसे ये शॉर्ट में अगर सीए लिख दें, करंट एसेट हो जाएगा। करंट लायबिलिटी को जब हम लेस कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाती है? हमारी वर्किंग कैपिटल निकल के आती है। फॉर्मूला होता है आपका निकालने का। यहाँ पर हमको वर्किंग कैपिटल का अमाउंट पता है कितना? 90,000 लिख लीजिए। हमको करंट एसेट, यहाँ पर अगर आपको इसका निकालने का फॉर्मूला करंट रेशियो का याद हो तो कितना हो, क्या होता है? जो सीआर होता है, अगर शॉर्ट में सीआर लिख रहे हैं करंट रेशियो को, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, यही फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर 2.5 निकल के आया है तो करंट एसेट क्या हो जाएंगी? 2.5 हो जाएंगी और 1 क्या हो जाएगा हमारा? करंट लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पर मान लेंगे x। तो यहाँ पर करंट एसेट जो हो जाएगी वो होगी हमारी 2.5x, क्योंकि एज इट इज तो हमें नहीं पता ना कि करंट एसेट कितनी, करंट लायबिलिटी कितनी, तो हमने x मान लिया। माइनस करेंगे यहाँ पर 1x हो जाएगी करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पर माइनस करने पे कितना है? इधर आ गया 90,000 का और यहाँ पर माइनस करेंगे आ जाएगा 1.5x। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? x को हम बाहर कर लेंगे। 90,000 अपॉन कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटेगा, एक जीरो बढ़ेगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पॉइंट हटा, एक जीरो यहाँ पर बढ़ेगा, डिवाइड करिएगा, 6 आ जाएगा। 60,000 टोटल निकल के हमारा आ जाएगा। अब x बराबर, हमको x की वैल्यू पता चल गई 60,000, 60,000। अब निकालने के लिए क्या करना है आपको? जब हमको उसकी वैल्यू पता चल गई, हमने x को करंट एसेट निकालनी है और 2.5x माना था, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? करंट एसेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.5 को एज इट इज रख लीजिए और x की वैल्यू हमको रख लेनी है। x की वैल्यू कितनी है? 60,000 की। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना निकल के आ जाएगा? 1,50,000, 1,50,000 निकल के आएगा। यही हो जाएगी हमारी करंट एसेट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? सी में दे रखा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। बहुत आसान होते हैं, टफ नहीं होते, बस आपको एग्जैक्टली सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए कि कैसे निकाला जाता है। यहाँ अब आपके समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे निकाला गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बस ये ध्यान में रखना है कि चलना कहाँ से है। चलना है आपको वर्किंग कैपिटल को लेकर के, उससे निकल के आपको पता चल जाएगा एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू को वहीं पर रख लीजिए, करंट एसेट में जो आपने माना होगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। और अगर करंट एसेट पूछता तो 1x से मल्टीप्लाई करके 60,000 ही आ जाता, 60,000 ही हो जाता हमारा आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसे निकाला जाएगा। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। और अगर यहाँ पर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो भी कर सकते हैं। करंट रेशियो निकाल लीजिएगा। करंट एसेट यहाँ पर 1,50,000 है, 60,000 आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी। आप 1,50,000 अपॉन में 60,000 रख के डिवाइड करिएगा, आपका ये 2.5 ही आ जाएगा। ये 2.5 जो निकल के आपका करंट रेशियो अगर आ रहा है, इसका मतलब आपने जो सॉल्व किया है आंसर सही है। सिर्फ चेक करने का तरीका होता है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति द्वारा 10% का अधिभार देय है जहां उसकी कुल आय अधिक है। सरचार्ज ऑफ 10% is payable by an individual where his third total income exceeds to 7,50,000, 10 lakh, 50 lakh, 1 करोड़। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए शामिल किया है कि हो सकता है इस तरह से ना पूछ करके आपसे यहाँ पर इनकम ही डायरेक्ट दे देता हूँ। यहाँ पर पूछता कि कितने परसेंट के लिए उस पर कितने परसेंट तक अधिभार देय होगा, तो वहाँ पर वो आपका क्या हो जाता है, न्यूमेरिकल भी बन जाएगा इससे। तो अगर ये हमको पूरी टेबल पता होगी तो वहाँ पर आसान रहेगा। यहाँ पर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी आप लोगों को। 10% तक ही अधिभार देय होगा, यानी कि जो सरचार्ज लगाया जाता है इनकम टैक्स में, सरचार्ज आपने पढ़ा होगा, तो सरचार्ज जो लगाया जाता है 10% का कहाँ तक लगाया जाता है। तो 10% पहले ही जो रेट्स दे रखे हैं, आयकर की जो अधिभार की दरें दे रखी हैं, उसमें जो पहली है वो 10% से ही स्टार्टिंग हो रही है। और उसमें जो 50 लाख से 1 करोड़ तक, यानी 50 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम, उस इनकम तक कितना दिया जाता है? 10% दिया जाता है। कि यहाँ पर क्वेश्चन में जो दोनों ही अमाउंट दे रखे हैं, लेकिन 1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कुल आय अधिक पूछा है तो 50 लाख से अधिक होगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यही तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में आपको, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखा करिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। कि ये आपसे पूछा था कि इनकम एक्सीड्स टू,
अगर पूछता कि कितनी आय से अधिक नहीं होने पर लगाया जाता तो आपका 1 करोड़ भी आंसर हो सकता था, या फिर दोनों अमाउंट साथ में दे रखे होते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्या आप अपने देख रहे होंगे उसके ऊपर एक चार्ट, इसमें सारी दे रखी हैं रेट्स की क्या होती हैं कि किस इनकम से किस इनकम तक 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% होता है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25%, 5 करोड़ से अधिक होने पर 37%, और उसके बाद इसके भी ऊपर अगर जा रहा है कि यहाँ पर कुल आय 2 करोड़ से अधिक है किंतु सीओडी में नहीं हो, तो कंडीशंस दे रखी है। इतना डीपली आपसे पूछेगा नहीं, ज्यादातर 10%, 20%, 15% तक ही पूछता है आपसे। बस एक नजर देख लीजिएगा, क्वेश्चन ज्यादातर 10% और 15% तक ही बनेगा आपका। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूंजी 50,000, दायित्व 30,000 और स्थायी संपत्तियां 70,000 हो तो चालू संपत्तियां होंगी। इफ कैपिटल इज 50,000, liabilities rupees 30,000 and fixed assets are rupees 70,000, then the value of current asset will be 90,000, 50,000, 10,000, 1,50,000। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट कैसे बनती है। यहाँ पर अगर सिंपल सा निकालें तो कैपिटल और जो लायबिलिटी होती है एक साइड में पड़ती है, और फिक्स एसेट जो होंगी और करंट एसेट जो होती है वो एसेट साइड में पड़ती हैं। तो कैपिटल और लायबिलिटी को एक साइड में ऐड कर लीजिए, इधर आपकी आ जाएगी जो फिक्स एसेट होंगी। लेकिन क्या होता है इसमें बैलेंस कुछ नहीं होता, यहाँ पर चालू संपत्तियां हैं तो उतनी ही अमाउंट में होंगी हमारी करंट एसेट की, दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो आपकी समझ में आ गया होगा जो अकाउंटिंग हमारा इक्वेशन होती है, मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया हुआ है, जो इसकी क्लासेस की वीडियोस मैंने बनाई थी वहां पर इसको पढ़ाया था। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे अगर आपने वो इक्वेशंस अच्छे से समझी हुई हैं, जो अकाउंटिंग इक्वेशंस होती हैं या फिर बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है, किधर क्या पड़ता है। अगर आपको अच्छे से पता होगा तो आपको बता देंगे आसानी से कि करंट एसेट की वैल्यू कितनी है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। आई होप सबका आंसर सही होगा और कमेंट सबको जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न योजनाओं से पूर्व शुद्ध लाभ 3,60,000 है, अदत्त वेतन 20,000 का है, प्रोदत्त बीमा 26,000 का है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं उन एडजस्टमेंट से पहले जो नेट प्रॉफिट है वो 3,60,000 का है। तो अदत्त वेतन यानी कि जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी वो कितने की है, 20,000 की है। और जो पूर्वदत्त बीमा यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है वो कितने का दे रखा है, वो हो जाएगा 26,000 का। यहाँ पर आपको बताना है कि ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा। यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर दे रखा है, बिफोर में, ठीक है। इन समायोजनाओं से, इन एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट दे रखा है ये 3,60,000 का, आपको निकालना है आफ्टर का प्रॉफिट कितना होगा। तो एक चीज जोड़ी जाएगी, एक चीज घटाई जाएगी, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या ऐड किया जाएगा, क्या लेस किया जाएगा, ये देखते हैं। जो नेट प्रॉफिट दे रखा है सबसे पहले उसको नोट कर लीजिए। नेट प्रॉफिट है 3,60,000 का। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेस करेंगे, क्योंकि उसको पेमेंट कर देना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको लेस करेंगे। कितना अमाउंट है, 20,000 का लेस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3,40,000। और ऐड क्या कर देंगे, जो प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है उसको हम ऐड कर देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा ऐड हो जाएगा क्योंकि प्रीपेड में है, पहले पेमेंट कर दिया तो आपके लिए वो एक इनकम की तरह है या फिर प्रॉफिट की तरह है, तो उसको हम ऐड करेंगे 26,000 का। तो टोटल कितना हमारा हो जाएगा, टोटल आएगा 3,66,000। अब जो हमारा एडजस्टमेंट के बाद का प्रॉफिट है वो हो जाएगा 3,66,000। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ए में दे रखा है, ए ही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है क्योंकि लॉस है, एक्सपेंस है, तो उसको हम घटा देंगे, जो प्रॉफिट होगा या इनकम होगी उसको ऐड कर देंगे, हमारा सही आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न सब अंकों से लाभ मात्रा अनुपात की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको निकालना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीवी रेशियो। यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट दे रखा है, उससे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना है। बहुत इजी होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्या होता है, एक आपने पढ़ा होगा सिंपल सा
जहाँ पर प्रॉफिट दे रखा था, सेल दे रखी होगी, आपको निकालना होगा। यहाँ पर जो दे रखे हैं 2 वर्ष के दे रखे हैं, 2 ईयर्स के दे रखे हैं, 2017 और 2018 का सेल्स दे रखी है, विक्रय दे रखा है यहाँ पर, और लाभ यानी कि प्रॉफिट दे रखा है। अब आपको निकालना है इससे कि जो पीवी रेशियो है वो क्या होगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होता है जहाँ 2 वर्ष का दे रखा होता है तो उसका फॉर्मूला पीवी रेशियो निकालने का क्या हो जाता है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। कोई टफ नहीं है, सिंपल सा ही फॉर्मूला है। चेंज इन प्रॉफिट यानी कि एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जो भी आपका चेंज आया होता है लेस करके निकाल लिया जाएगा, बहुत इजी सा होगा। चेंज इन प्रॉफिट, ऊपर प्रॉफिट रहेगा हमारा, नीचे आ जाता है चेंज इन सेल। परसेंट में निकलता है इसलिए क्या होगा, इंटू 100 हो जाएगा। जो भी चीजें परसेंट में निकालते हैं उसमें हम 100 इंटू में कर देते हैं। तो चेंज इन प्रॉफिट देख लीजिए कितना चेंज हुआ है। 2017 में कितना प्रॉफिट था, 5000 का था। 2018 में 10,000 का है, कितना चेंज हुआ है, 10,000 माइनस 5,000 हो जाएगा यहाँ पर। अपॉन में कितना आ जाएगा, चेंज इन सेल देखना है, 75,000 थी 2018 में, जबकि इससे पहले हमारी सेल कितनी थी 2017 में, 50,000 की थी, इंटू 100 हो जाएगा। इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अब इसको लेस कर लीजिए, कितना आएगा, ऊपर आएगा 5,000 का और अपॉन में कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई सॉल्व कर लीजिए, इससे पहले डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 से 0 चले जाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो कितना, 1 0 यहाँ से जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा और 1 0 आ जाएगा, 20% हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देख लीजिए कहाँ पर दे रखा है, 20% दे रखा है ऑप्शन बी में, यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मेन होते हैं फॉर्मूलाज, आपको पता होंगे, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। रेशो नॉलेज में ये सारे फॉर्मूलाज आते हैं और बहुत इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ द ओपनिंग कैपिटल इज 60,000, ड्राइंग्स ₹5,000, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 10,000, क्लोजिंग कैपिटल 90,000, द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अर्निंग ड्यूरिंग द पीरियड विल बी। यदि आरंभिक पूंजी 60,000 है, आहरण 5,000 का है, सत्र की अतिरिक्त पूंजी 10,000 है, अंतिम पूंजी 90,000 है, तो वर्ष के दौरान अर्जित लाभ होगा। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो प्रॉफिट है वो वर्ष के दौरान ड्यूरिंग द प्रॉफिट विल बी कितना होगा, कितना निकल करके आएगा। तो यहाँ पर क्या था, उन्होंने एक कैपिटल से स्टार्टिंग की थी, बाद एडिशनल डाली, फिर ड्राइंग्स करके कुछ कैपिटल को निकाला भी है, और जो वर्ष के अंत में लास्ट में उनकी कैपिटल जो रिमेनिंग बची थी क्लोजिंग वो कितनी थी। तो आपको ये बताना है कि उन्होंने वर्ष के बीच में कितना प्रॉफिट अर्न किया है। तो आपने कैपिटल अकाउंट देखा होगा, जो स्टार्टिंग में लेजर में ही जो चैप्टर था वहीं पर कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, उसी कैपिटल अकाउंट से इसको हम आसानी से निकाल लेंगे। तो स्टार्टिंग में जो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, या फॉर्मेट आपको अगर ध्यान में हो बनाने का, तो उसका जो फॉर्मेट होता है, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट अगर हम यहाँ पर डाल लेते हैं, क्योंकि उसी को बनाकर ये हमारा आंसर निकलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है। तो उसको उसके बाद जो है फॉर्मेट बनाने के बाद इसको जो बीच का आपका पोर्शन है थोड़ा सा, वैसे तो ये एग्जाम से रेटिंग नहीं है, लेकिन जब आप फॉर्मेट बनाते हैं तो बीच की थोड़ी सी लाइन जो होती है मोटी रखी जाती है, दोनों को डिवाइड करती है। तो यहाँ पर अब हम इसमें आगे जो बनाएंगे, एक कॉलम और बनता है लेजर फोलियो का जो होता है, यहाँ पर रफली मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए, जिससे कि समझ में आ जाए कि कैसे निकालना है, क्योंकि एग्जाम में तो आपका मेन आंसर होता है, फॉर्मेट तो नहीं बनाना होगा आपको। निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी कैपिटल स्टार्टिंग में ओपनिंग में होती है तो यहाँ पर आ जाती है बाई कैश अकाउंट के नाम से, जितना भी क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई है, बाई कैश अकाउंट के नाम से हम इसको यहाँ पर दिखाएंगे। कितनी दे रखी है, 60,000 की, 60,000 लिख लीजिए। उसके बाद जो एडिशनल लगाई होगी उसको भी हम बाई कैश अकाउंट के नाम से ही यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि जो एंट्रीज की जाती हैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें दिखाया जाएगा। कितनी दे रखी है, एडिशनल जो लगाई थी 10,000 की, तो 10,000 की एडिशनल यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद ड्राइंग्स क्वेश्चन में दे रखी हैं, ड्राइंग्स कितने की हैं, 5,000 की, तो यहाँ पे क्या होगा,
टू ड्राइंग्स हो जाएगा। इसमें पहले तो आपको पता ही होगा एंट्रीज की जाती हैं, उसके बाद बनाया जाता है अकाउंट। तो यहाँ पर ड्राइंग कितने की है? 5000 की। 5000 दिखा दीजिए। अगर हमें अकाउंट बनाना आता है तो किसी भी चीज को निकालना बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि अंतिम पूंजी जो थी वर्ष के आखिर में जो पूंजी थी वो कितने की दे रखी है? 90,000 की। तो यहाँ पर उसे हम क्या कर देंगे? टू बैलेंस CD हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो बैलेंस में आपको यही निकालनी होती है कि कितनी वर्ष के अंत में बची है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे क्या दे रखा है? हमको निकालना है प्रॉफिट। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90,000 की हमारी आ जाएगी जो वर्ष के अंत में बचेगी। अब दोनों साइड का टोटल कर लीजिए। टोटल जब हम करेंगे तो इधर का टोटल हमारा 95,000 का आ जाएगा और इधर का टोटल कितना आ जाएगा? बाई साइड में, क्योंकि यहाँ पर आएगा 70,000 और ये है 95,000, तो जो बीच का डिफरेंस होगा वही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। कितना होगा? 25,000 का, यानी कि वर्ष के बीच में हमको कितना प्रॉफिट हुआ? 25,000 का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर दोनों साइड का आपका टोटल इक्वल हो जाएगा 95,000। नीचे का क्या करेंगे? डबल कर लेंगे, क्योंकि जो टोटल होता है उसको हम डबल लाइन करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर 25,000 कौन सा ऑप्शन में है? सी में दे रखा है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो बस आपको ये पता होने चाहिए कि ये जो अकाउंट्स हैं किस तरह से बनते हैं। बेसिक आपको कॉन्सेप्ट अगर चीज़ों के पता है तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा मुश्किल नहीं होता। इसको तो आप ओरल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिख के मैंने आपको पूरा बना करके समझाया, आप ओरल निकाल सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि कौन सी साइड कौन सी चीज़ बाई साइड जाती है, कौन सी आपकी जाती है टू साइड, बहुत ईजी हो जाता है निकालना। तो एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित आंकड़े उपलब्ध हैं। ओपनिंग डेटर है 12,000 का, क्लोजिंग डेटर है 15,000 के, क्रेडिट सेल है 28,000 की। आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। ग्राहकों से प्राप्त नगद राशि क्या है? आपको वो निकालनी है। 25,000, 3,000, 28,000, 31,000। इसको निकालने के लिए कैसे सॉल्व करना है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमारा ओपनिंग डेटर दे रखे हैं, ओपनिंग डेटर कितने के हैं? शॉर्ट में अगर मैं यहाँ पर ओडी लिख दूँ समझ जाइएगा आप लोग, ओपनिंग डेटर लिखा हुआ है 12,000 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसमें हमें क्या ऐड करना है? जो हमारे क्रेडिट सेल थी, क्रेडिट सेल को हम उसमें ऐड कर देंगे। ये भी अकाउंट ही बनेगा एक तरह से। यहाँ पर शॉर्ट में मैं लिख करके आपको समझा दे रही हूँ, अकाउंट ही है एक तरह से, समझ लीजिए डेटर्स का। तो क्रेडिट सेल है कितने की? 28,000 की। ऐड कर लेंगे दोनों को हम। ऐड करने पर कितना आ जाएगा? ऐड करने पर आएगा 40,000। उसमें से हम क्या लेस कर देंगे? उसमें से हम लेस कर देंगे जो हमारे क्लोजिंग डेटर थे। क्लोजिंग डेटर कितने के दे रखे हैं? क्लोजिंग डेटर शॉर्ट में CD लिखे देते हैं, 15,000 के दे रखे हैं। 15,000 यहाँ पर से लेस कर दीजिए। लेस करने पर अब हमारा कितना आ जाएगा? 5 आएगा। यहाँ पर लेस होंगे 25 आ जाएगा। 25 आ जाएगा तो अब हमारा कितना, क्या आंसर बचेगा? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना आ जाएगा, या जो कस्टमर से हमें कैश रिसीव हुआ है वो कितना बचेगा? 25,000 का। यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन ए में दे रखा है। तो आपकी समझ में आ गया होगा किसे कैसे निकालना है, किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आज की वीडियो काफ़ी आपको लोग के लिए मैंने ढूंढ कर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो इंक्लूड किए हैं। ये किसी न किसी आपके अकाउंटेंट के एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन सारे लगा लीजिएगा, बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर भी आप लोग मुझे ज़रूर करिएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आगे भी आपके प्रैक्टिस सेट्स आते रहेंगे। जो कोई डाउट हो तो मुझे पूछिएगा, कमेंट करिएगा, उससे रिलेटेड आगे वीडियोस भी आप लोग के लिए मैं लेकर के आऊँगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।